नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। आपने जो चेतावनी देखी वो उस खबर से जुड़ी है जो हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर के बीच धर्म संसद के नाम से हुई एक बैठक से निकली। इसमें कुछ साधु संत थे जो भाषण दे रहे थे, बयान दे रहे थे, और उनके बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और इसे लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। इनमें हिंदुओं को हथियार उठाने, मुस्लिमों का नरसंहार करने जैसी तमाम बातें कही गई हैं जो काफी आपत्तिजनक हैं और काफी डरावने भाषण वक्ताओं ने यहां एक के बाद एक दिए हैं और इन बयानों का काफी विरोध हुआ है। इन बयानों पर काफी ज्यादा एक तरह से समाज के तमाम वर्गों के लोगों ने एतराज जताया है। पूर्व सेनाधिकारियों ने इन बयानों को आपत्तिजनक बताया, इनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की है। एक दौर की टेनिस स्टार मार्टिना नवरातिलोवा ने भी ट्विटर पर इसे लेकर चिंता जताई है और ऐसे भाषण देने वाले स्वामी नरसिंहानंद यति को पुलिस की सुरक्षा भी मिली हुई है, जबकि जिन लोगों ने भाषण दिए उन लोगों पर पुलिस को अब तक कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन कोई कार्रवाई होने के बजाय ऐसे भाषण देने वाले लोगों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हरिद्वार में थे। साधुओं की इस संगत में जो बयान दिए गए उन पर उन्होंने गौर किया और ये उनकी पड़ताल है। ये धर्म संसद 17 से 19 दिसंबर के बीच उत्तराखंड के हरिद्वार में हुई थी, जिसमें तमाम सो कॉल्ड साधु संतों ने ये भड़काऊ भाषण दिए हैं, जिसमें से प्रबोधानंद, अन्नपूर्णा, यति सरस्वती मुख्य हैं। अब तक पुलिस की तरफ से इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ना ही हरिद्वार में किसी भी तरीके की कोई एफआईआर इन पर दर्ज हुई है, ना ही पुलिस ने अब तक इनसे कोई पूछताछ की है। प्रबोधानंद, जो कि विशेष धर्म के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे म्यांमार में एक एथनिक क्लिनजिंग हुई, वैसे ही भारत में भी एथनिक क्लिनजिंग होनी चाहिए, सभी हिंदुओं को शस्त्र उठाना चाहिए, ऐसे भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। उनके खिलाफ भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सबसे बड़ा सवाल है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। हमारे पास स्वामी प्रबोधानंद की कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो ये साफ करती हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। प्रबोधानंद की एक तस्वीर है जिसमें वो पुष्कर धामी, जो कि इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ है। उस तस्वीर में पुष्कर धामी प्रबोधानंद के पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। यानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हेट स्पीच देने वाला है, भड़काऊ भाषण देने वाला है, देश में सौहार्द खराब करने वाला है, उसके पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या यही वजह है कि पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? नहीं, अब तो मुकदमा दर्ज किया गया है। सरस्वती, जो ये स्वामी यति नरसिम्हानंद है, ये डासना गाजियाबाद में रहते हैं और इनको उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुरक्षा दे रखी है। जो इनका मंदिर जहां पर ये रहते हैं वहां पर पीएसी की भी तैनाती है, यूपी पुलिस के भी सुरक्षा बल हैं जो मौजूद रहते हैं, उनको पुलिस सुरक्षा मिली हुई है। तो ऐसे में जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव हैं और कम्युनल सांप्रदायिक तौर पर ये दोनों ही राज्य बहुत महत्वपूर्ण हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, और ये भड़काऊ बयान दिए जाते हैं, इससे साफ तौर पे समाज में, हमारे देश में अशांति फैलती है। तो ऐसे में क्या ये लोग ऐसे ही खुले घूमते रहेंगे? क्या इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या इस देश में कानून का राज नहीं? और ये सीधे ये लोग कानून को चैलेंज कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि संविधान बदल देना चाहिए, ये कह रहे हैं कि नाथूराम गोडसे को पूजा जाना चाहिए। तो ऐसे तमाम ये बातें कहने के बाद भी ये लोग खुले हुए घूम रहे हैं और पुलिस का कहना है कि वो सिर्फ सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। और तस्वीरें दिखाती हैं कि इन जिन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए हैं उनके करीबी संबंध हैं जो उत्तराखंड के मजबूत पॉलिटिकल लोग हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के साथ भी एक तस्वीर है स्वामी प्रबोधानंद की। सहयोगी अशोक महाले, राहुल और अदनान के साथ हरिद्वार में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और हम आपको स्वामी प्रबोधानंद के भाषण का एक हिस्सा सुना रहे हैं जिसमें वो हिंदुओं से हथियार उठाने को कह रहे हैं। अब ये बात इतने अंतर है, या तो खुद मरने को तैयार रहो या मारने को तैयार रहो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये बिल्कुल विकल्प नहीं है। इसीलिए आपको म्यांमार की तरह यहाँ की पुलिस को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ की फौज को, यहाँ के हर हिंदू को अस्त्र उठा करके इस
सफाई अभियान को करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो जनहित में ये क्लिप दिखाई गई हैं। कई ऐसे भी हिस्से हैं जो हम दिखा नहीं सकते, इतने ज़्यादा भड़काऊ हैं और एनडीटीवी इनकी प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। इसे लेकर कोई खास प्रतिक्रिया अभी तक साधु समाज की ओर से नहीं आई है, जबकि ये उम्मीद की जा रही थी कि जो उदार लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो अपनी तरफ से इसे लेकर कोई प्रतिक्रिया देंगे, इनकी आलोचना करेंगे। और हैरान करने वाली बात है कि इस बैठक के बयानों पर इन साधुओं को, जिन्होंने ये भाषण दिए, भड़काऊ भाषण दिए, नरसंहार तक की बातें कहीं, उन्हें कोई पछतावा नहीं है। वो खुलेआम कह रहे हैं कि जो कहा गया वो सही है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने बात की। आप लोगों ने सर अभी 17 से 19 हरिद्वार में धर्म संसद की, क्या कितने साधु संत जुटे और क्या आप लोगों का उद्देश्य था इस धर्म संसद को करने का? धर्म संसद में लगभग 500 के आसपास महामंडलेश्वर और महंत थे और 700-800 अन्य संत थे। और हरिद्वार की ये धर्म संसद अपने में अभूतपूर्व धर्म संसद थी, क्योंकि इस धर्म संसद का विशेष जो उद्देश्य था, पूरे धरती से जो मुस्लिम जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैलाया जा रहा है, उसको समाप्त करने का एक संकल्प का विशेष रूप से था। और उसकी योजना थी कि पूरे विश्व में मानवता की स्थापना करने के लिए और शांति की स्थापना के लिए बहुत आवश्यक है कि जो मुस्लिम आतंकवाद फैल रहा है, जिहाद फैल रहा है, इस पर लगाम लगाई जाए, इसको रोका जाए, इसको समाप्त किया जाए। भारत के संविधान में आप पुराना संविधान उठाएंगे तो धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है, पंथ निरपेक्ष शब्द है। इसका मतलब होता है कि भारत का संविधान धर्म के अनुकूल होगा, अनुकूल है। लेकिन राजीव गांधी की सरकार में चालाकी से संविधान में हेरफेर की गई। तो पहले तो बात यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है इसका कोई धर्म नहीं हो, और पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि पंथ तो अनेक हो सकते हैं। संविधान ही हमको देता है आत्म सुरक्षा की अधिकार। संविधान तो सेकुलर भी कहता है। संविधान सेकुलर नहीं कहता, ये आपकी मीडिया की उत्पत्ति है। संविधान सेकुलर है ही नहीं, पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष में अंग्रेजी में सेकुलर शब्द होता ही नहीं। आपने बयान दिया म्यांमार को लेकर के, सब कुछ उस पे आप कड़े बिल्कुल मैं उसमें अड़ा हुआ हूँ, लेकिन धर्म जो है केवल सनातन धर्म है। ये अपने बयान पर अडिग हैं और कह रहे हैं जो मैंने कहा उसके साथ खड़ा हूं और ये देश हिंदुओं का राष्ट्र है, ऐसा स्वामी जी का कहना, और अपने बयान पर वो लगातार कायम है। और हरिद्वार में हुई इसी धर्म संसद में मौजूद एक और साध्वी अन्नपूर्णा भारती, उन्होंने भी ऐसे ही भड़काऊ बयान दिए। और जब उनके बयानों पर उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें इन पर कोई पछतावा है जो उन्होंने कहा, तो सुनिए उनका क्या कहना है। यदि मेरा भाषण समाज को बांटता है या भड़काऊ है और बात इस संविधान की हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा भाषण छोड़िए, इस देश का संविधान ही इस देश को बांटता है और भड़काता है लोगों को। क्योंकि जिस देश के संविधान में संप्रदाय, धर्म और जात के नाम पर लोगों के लिए सुविधाएं अलग अलग हैं, जो संविधान पक्षपाती है, जिस संविधान में जात के आधार पर और धर्म के आधार पर लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता हो, उनके लिए अलग अलग नियम हो, तो वहाँ मेरा भाषण तो छोड़ दीजिए। इस देश का संविधान ही बंटवारे को का बेस है और बंटवारा करता है और इस देश के लोगों को भड़काता है। तो ऐसे में मेरे भाषण को छोड़ दीजिए, इस देश के संविधान को ही बदलना होगा। क्या आप गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को सही मानती हैं? बिल्कुल सही तो छोड़िए, पंडित नाथूराम गोडसे जी एक महान व्यक्ति है और इस देश के हर युवा को नाथूराम गोडसे बनकर के प्रेरणा लेनी चाहिए और उन्हीं जैसे राष्ट्रभक्त बनने की प्रेरणा लेकर के उनके मंदिर और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। आपको पुलिस से डर नहीं लगता? हम भगवाधारी हैं, हम केवल गलत काम से और अधर्म से डरते हैं और अपने ईश्वर से डरते हैं, वो भी तभी जब हम कुछ गलत या अधर्म कर रहे हो। बाकी हम किसी से नहीं डरते और ना हमें डरने की आवश्यकता है। तो सुना आपने बयान, न संविधान में आस्था है, नाथूराम गोडसे को वो भगवान की तरह मान रही हैं और ये कह रही हैं कि उन्हें कोई पछतावा नहीं है, भगवाधारी हैं इसलिए डरती नहीं है।
तो इस सब के बाद एनडीटीवी के सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट के बाद, इन भाषणों के बाद पुलिस से उम्मीद थी कि वो कोई कार्रवाई करती, इस मामले की तहकीकात तो कम से कम शुरू करती। लेकिन 17 से 19 के बीच ये पूरी बैठक हुई और आज 23 तारीख है, 4 दिन गुजर गए उसे खत्म हुए। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, उल्टा यति नरसिंहानंद जो हैं उन्हें सुरक्षा ही दे दी है। सर, अभी 17 से 19 तक यहाँ हरिद्वार में धर्म संसद हुई, तमाम लोग यहाँ पर आए और उन जो लोग साधु थे वहाँ पर, यति सरस्वती, प्रबुद्धानंद और कुछ लोगों ने बड़े भड़काऊ भाषण दिए। यहाँ तक कि मुस्लिम कम्युनिटी को बोला मारना है, इनको एथनिक क्लिनजिंग करनी है, सबको हथियार उठाना चाहिए। आप लोग इस विषय में क्या कर रहे हैं? देखिए, पुलिस इस पे नज़र बनाए हुए है और इस पे लगातार हम लोग इनके बहुत ही ढंग से इस पे नज़र बनाए हुए हैं और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी उसको करेंगे। सर, ये इंटरनेट वायरल है, कोई अभी तक आप लोगों को कोई कंप्लेन मिली इसको लेकर के? अभी आप लोगों की तरफ से कोई एक्शन, कोई सुओ मोटो? देखिए, अभी तक हमें कोई वो इस तरह की कोई आई नहीं है, लेकिन पुलिस इस पे पूरी नज़र बनाए हुए और जो भी आवश्यक होगा उसको करेंगे हम लोग। और हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हमारे साथ हैं। सौरभ, ये जो धर्म संसद नाम से पूरा आयोजन हुआ, इसके बाद आपने बताया पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जो साधु संत हैं, हरिद्वार में एक बड़ा संत समाज है और हरिद्वार एक ऐसी जगह है जहां पर उदार लोग भी बहुत ज्यादा तादाद में हैं और एक धर्म नगरी ये मानी जाती है। तो हम सौरभ शुक्ला से सबसे बड़ी बात यह है कि कि इसमें जी देखिए सुशील, सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जो है इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस ने देखा है ऐसे मामलों पर साइबर जो सेल होता है पुलिस का, वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेता है, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है क्योंकि पुलिस का कहना है। सहयोगी सौरभ शुक्ला के साथ यहां पर अभद्रता कर रहे हैं कुछ लोग, आप देख सकते हैं ये लाइव इस वक्त टेलीविजन पर है और सौरभ यहां पर इस मसले पर लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ ये अभद्रता वहां पर कुछ लोगों ने की है। सौरभ बहुत संजीदगी के साथ, बड़ी संवेदनशीलता के साथ इस विषय को रख रहे थे, इस विषय पर अपनी रिपोर्ट उन्होंने रखी, लेकिन उनके साथ किस तरह से वहां कुछ लोग अभद्रता कर रहे हैं ये आप अभी लाइव टेलीविजन में देख रहे हैं। और ये स्थिति है किस तरह से नफरत जो है वो घुल गई है, लोगों की भावनाओं में किस तरह से लोगों को भड़काया जा रहा है, उसका सीधा सादा एक ये उदाहरण इस वक्त दिख रहा है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला अगर हमारी बात सुन पा रहे हैं तो उन्हें हम कहेंगे कि वो अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित रखें और इस वक्त हम उनसे इससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। पहली चीज़ आत्मरक्षा है, सबसे पहले वो अपने आप को सुरक्षित करें और वहाँ से निकल आएँ। और अगर इस बुलेटिन को प्रशासन के लोग भी सुन रहे हों तो उन्हें ये देखना चाहिए कि इस तरह की हरकत कोई किसी संवाददाता के साथ न करे। ये हरिद्वार में, बीच हरिद्वार में जगह है और यहाँ पर देश भर से लोग आते हैं और एक बहुत अच्छा एक तरह से माहौल यहाँ हमेशा साल भर बना रहता है, लेकिन कुछ इस तरह के लोग शायद कहीं निकल आते हैं जो भावनाओं में बहकर या भड़काऊ बातों में आकर इस तरह की कोशिश करते हैं, इस तरह का काम करते हैं। सौरभ को हम इस वक्त लाइव देख पा रहे हैं और हम चाहते हैं कि सौरभ इस बात को तुरंत प्रशासन और पुलिस के सामने उठाएं और ये बात जो संबंधित अधिकारी हैं उन तक पहुंचाएं। सौरभ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सौरभ, आपके साथ ये कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने इस तरह किया है? सौरभ से हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये कौन है। क्या किसी ने भावनावश ऐसा किया है या फिर शायद किसी ने उनके साथ जानबूझकर इस तरह की कार्रवाई की? अभी ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन हम सौरभ से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। हरिद्वार में हुई धर्म संसद से जुड़ी ये खबर है और यहाँ
और हम लौटेंगे इस बड़ी खबर पर। एक ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं कुछ ही देर में। पंजाब के लुधियाना में आज अदालत परिसर में एक धमाका हो गया और इस धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 5 लोग घायल हो गए। इस धमाके के बाद अदालत परिसर में अफरा तफरी हो गई। धमाका कैसे हुआ इसके कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है, लेकिन गृह मंत्रालय ने इस मसले पर रिपोर्ट मांगी है और जो बम निरोधक दस्ते हैं और इससे जुड़े अन्य जो सरकारी एजेंसियां हैं वो सभी इस मामले की जांच में जुट गई हैं। और ये जो कोर्ट में हुआ धमाका है ये ठीक ऐसे वक्त हुआ है जब पंजाब में अगले 2 से 3 महीने के अंदर चुनाव होने वाले हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी इस धमाके के बाद लुधियाना पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि ये देश विरोधी ताकतों का काम लगता है क्योंकि पंजाब में चुनाव आने वाले हैं। सुनते हैं लुधियाना के जो पुलिस कमिश्नर हैं जीपीएस भुल्लर, वो क्या कह रहे हैं। ਉੱਥੇ ਕਾਮਨ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਲਾਸਟ ਟਾਈਪ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 2 ਬੰਦੇ ਇੰਜਰਡ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜਤਾ, ਤੇ ਆਰ ਓਕੇ। ਜੋ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਭੇਜੇ ਹੈ ਸਾਰੇ। तो यदि असी बॉम्ब जो स्क्वाड है वो आ रहे हैं डिस्पोजल के फोरेंसिक टीम भी असी बुलाई है चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इस धमाके की खबर मिलते ही लुधियाना पहुंचे, हालात का जायजा लिया। अस्पताल जाकर धमाके में घायल लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की और इसके बाद कहा कि पंजाब में चुनाव नजदीक आते ही देश विरोधी ताकतें गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रही हैं। इस धमाके के पीछे कौन है इसकी जांच की जा रही है। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਮਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। सरकार हर टाइम इस गल विच लगी हुई है। साडी पुलिस जिसने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं वो सक्षम है हर कुछ करने दे। और हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली इस वक्त हमारे साथ हैं। गजाली, ये जो धमाका था ये कितना तीव्र था, कितना बड़ा था, इसके पीछे क्या ये आईडी ब्लास्ट था या फिर कुछ और किसी और तरह का विस्फोटक था? और अब तक की जो जांच है, एनआईए भी वहां पहुंच गई है, क्या आशंका लग रही है इस धमाके के पीछे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको लोकेशन का जायजा दिखाता हूँ। ये आप पीछे बोर्ड देखें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स, यही ये जिले का न्याय अदालत का वो बिल्डिंग है, अदालत की ये बिल्डिंग है। और सबसे आखिर में जहाँ वो भीड़ खड़ी है, ये पुलिस के कर्मचारी हैं यहाँ पर, और इसी बैरिकेड कह लें या इसी बैरिकेडिंग के आगे जो है सामने की बिल्डिंग के में आखिर में 2nd फ्लोर पर यह धमाका हुआ है। धमाका इतना तीव्र था, जैसा यहाँ पर आपने विजुअल्स भी देखे हैं या पुलिस वाले बता रहे हैं कि उस 2nd फ्लोर के वॉशरूम के पास जो है धमाके के बाद दीवार टूट गई और बहुत बड़ा और विस्फोट इतना तीव्र था कि आगे इधर पार्किंग है, पार्किंग की गाड़ियों के शीशे भी टूट गए हैं। फिलहाल ये एक्सप्लोजन, ये विस्फोट जो है उसका कारण क्या था, क्या कोई आईईडी था या आरडीएक्स के थ्रू करवाया गया, साथ में ये भी अभी संशय इसलिए बना हुआ है क्योंकि जिस एक व्यक्ति की मौत हुई है उसके लाश को नीचे नहीं लाया गया है, ये जो सोचते हुए कि कहीं उसी ने ब्लास्ट है या ब्लास्ट के मौके पर वो साइट के ब्लास्ट की साइट के बिल्कुल करीब था इसलिए उसकी मौत हुई है। इन चीजों पे अभी भी तफ्तीश जारी है। एनआईए को ये इंक्वायरी एनआईए करेगी। पुलिस, हालांकि पंजाब पुलिस के अफसर थे वो सबसे पहले यहाँ पर पहुंचे हैं और इस बिल्डिंग का रेलेवेंस ये है, इसकी लोकेशन ऐसी है कि पास में ही जो जिले के मजिस्ट्रेट का ऑफिस होता है, डीएम का ऑफिस, वो भी इसी कॉम्प्लेक्स के पास है, पुलिस कमिश्नर भी इसी के पास बैठते हैं। तो ये पूरा इलाका जो है ये लुधियाना जैसे इंडस्ट्रियल सिटी के बिल्कुल केंद्र में है, बिल्कुल हार्ट में है उसके।
और हर वक्त यहाँ पर अगर आप देखें, मैं वैसे लोकेशन दिखाना चाहूंगा आपको कि इस तरफ जितने इस अदालत के अलावा यहाँ पर जो सरकारी महकमे हैं उसमें लगातार जो है लोगों की आवाजाही चलती रहती है। हालांकि आज जो है अदालत में बता रहे हैं कि यहाँ पर वकीलों की स्ट्राइक भी थी, इसलिए जो आवाजाही डेली होती है उससे कहीं कम था। इस वजह से कोई इतनी क्षति नहीं हुई है। या मौत की बात करें या घायलों की बात करें, फिलहाल 5 लोगों के घायल होने की खबर है जो अस्पताल में एडमिट हैं। और मुख्यमंत्री वहां पर दौरा भी करके आए हैं, जायजा करके आए हैं। यहाँ पर उप मुख्यमंत्री कह लें या जो पंजाब राज्य के होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री, वो डीजीपी के साथ आए थे और ब्लास्ट के जो वारदात की जो जगह है उसका जायजा लेकर गए हैं। पूरी जानकारी के लिए वक्त है एक ब्रेक का। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आज समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की एक साझा रैली थी जिसमें भारी भीड़ थी और मंच पर भी काफी तादाद में यहां लोग चढ़ गए। मंच उनका बोझ नहीं झेल पाया और टूट गया। अलीगढ़ के इगलास कस्बे में किसान दिवस के मौके पर राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी की संयुक्त रैली बुलाई गई थी और एक भव्य मंच बना था। मंच की भव्यता का शायद काफी ध्यान रखा गया, लेकिन उसकी मजबूती का नहीं। और जब काफी भीड़ इस मंच पर चढ़ी तो वो उनका बोझ नहीं झेल पाया, टूट गया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंच टूटने से अफरा तफरी की स्थिति कुछ देर तक बनी रही। वैसे इस रैली में आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी शामिल होना था, लेकिन अगले 3 दिन तक वो अपने घर पर ही रहेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रैली करेंगे। ये फैसला उन्होंने अपनी पत्नी डिंपल यादव के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद एहतियातन लिया है, इसीलिए वो इस रैली में आज नहीं आए। अखिलेश यादव की बेटियों को भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं वो, हालांकि खुद अखिलेश यादव की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की साझा रैली होनी थी ये अलीगढ़ में, लेकिन आज इसमें अखिलेश यादव नहीं आए और वहां पीछे मंच टूट गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज अयोध्या जमीन विवाद को लेकर केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकारों पर जमकर हमले बोले। उन्होंने कहा कि दलितों की जमीन के टुकड़े जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता था हड़प लिए गए। प्रियंका गांधी ने कहा कि जमीन के कुछ टुकड़े कम कीमत पर खरीदकर ट्रस्ट को बहुत अधिक कीमत पर बेचे गए। उन्होंने कहा कि एक तरह से राम के नाम पर लूट मचाई गई। प्रियंका गांधी ने जिला स्तर के अधिकारियों को जांच दिए जाने पर भी सवाल उठाया और कहा कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। और एक अभियान भी चलाया गया था दलितों की जमीन चंदा इकट्ठा करने के लिए, जो खरीदी नहीं जा सकती थी, चंदा इकट्ठा वो खरीदी गई है, ये हड़पी गई है। दूसरा कि कुछ जमीनें जो कम दाम की थी इस तरह से बेची गई कि ट्रस्ट को बहुत ज्यादा पैसों के लिए बेची गई। इसका मतलब है कि जो चंदा का पैसा है उसके साथ घोटाला किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। बात यह है कि भगवान राम मर्यादा नैतिकता के प्रतीक थे, सत्य के पथ पर चलने के लिए तैयार। उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया, किस लिए? क्योंकि उन्होंने सत्य के पथ पर चलने का उन्होंने निर्णय लिया था। अब उनके नाम पर भी आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बीएसपी की प्रमुख मायावती ने भी अयोध्या जमीन विवाद को गंभीर बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में दखल देने की मांग की। कहा कि जमीन सौदे को रद्द किया जाना चाहिए। ये मैंने मीडिया के माध्यम से मुझे भी जानकारी मिली है, ये मामला अति गंभीर है और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और हमारी पार्टी तो ये चाहेगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे तो ज्यादा बेहतर होगा। और यदि ऐसा कुछ हुआ है तो मेरे ख्याल स्टेट गवर्नमेंट को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और सेंटर को भी इस मामले में दखल देकर स्टेट गवर्नमेंट को उनको निर्देशित करना चाहिए कि यदि कुछ ऐसा हुआ है तो जो भी कुछ जमीन वगैरह उन्होंने खरीद फरोख्त की है तो वो रद्द होनी चाहिए।
दिल्ली में कोरोना की स्थिति और ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सचिवालय में एक समीक्षा बैठक की। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 125 नए केस सामने आए हैं, जो बीते 6 महीने में सबसे ज्यादा हैं और इसके साथ ही ओमिक्रॉन के वेरिएंट के केस भी लगातार बढ़ रहे हैं। इसी के मद्देनजर यह बैठक की गई, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में रोज 3 लाख टेस्ट करने की क्षमता है। अगर रोज 1 लाख केस भी आते हैं तो हम हैंडल कर सकते हैं। हमने 3 लाख टेस्ट डेली करने की अपनी कैपेसिटी बनाई है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो 3 लाख टेस्ट दिल्ली में डेली हो सकें। अभी 60-70 हजार टेस्ट तक हम डेली करते हैं, लेकिन 3 लाख टेस्ट तक करने की जरूरत पड़ी तो हम कर सकते हैं। सेकेंड वेव आई थी अप्रैल के महीने में, जो वेव आई थी उसमें 26-27 हजार केसेस डेली मैक्सिमम तक गए थे, सबसे ज्यादा से ज्यादा जब हुई थी। इस बार हमने अपनी तैयारी की है 1 लाख केसेस पर डे अगर होते हैं तो उसके लिए भी हमने तैयारी उसके हिसाब से की है। 2 महीने के लिए मेडिसिन का स्टॉक तैयार किया जा रहा है, वो अगले कुछ दिन के अंदर खरीद लिया जाएगा। 2 महीने के लिए हमारे पास दवाइयों का स्टॉक रहेगा, उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस बार हम 15 ट्रक्स अगले 3 हफ्ते के अंदर 15 ट्रक्स ऑक्सीजन के हमारे पास टैंकर्स जो हैं वो डिलीवर हो जाएंगे और इसकी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उत्तर भारत की जो पहाड़ियां हैं और जो मैदानी इलाके हैं वहां ठंड इन दिनों जोरदार पड़ रही है। अगर उत्तर पूर्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। कल से इस बर्फबारी से पूरा इलाका बर्फ की चादर में लिपट गया है। तवांग में पारा -2 डिग्री है। वहां युवा बौद्ध भिक्षु बर्फबारी का आनंद लेते दिखे।